गुड मॉर्निंग दिव्या चतुर्वेदी, मयंक ठाकुर, अनु कुमार जी, भाई संजय शुक्ला, दीपक प्रजापति। बढ़िया, बहुत। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्यार की सारा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। एक बार इस पे भी खोल लूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। आ जाओ बेटा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया, एकदम बढ़िया, आनंदित हैं हम भी। और उम्मीद करते हैं आप भी आनंदित होंगे। हाँ बस खत्म ही है बेटा, सैटरडे तक बोला था, एकदम खत्म है। हाँ, सही कर दीजिए। क्या सही करा दूं? एक बार ये बताओ मुझे कि वॉइस और ये आपका सब साफ साफ है या नहीं है? साउंड बहुत कम है। साउंड तो बेटा मैं थोड़ा धीरे बोल रही थी, साउंड एकदम अब ठीक हो जाएगा, मैं थोड़ा तेज बोलूंगी तो ठीक है ना। ये बताओ सब बढ़िया है? हाँ मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, मैं एकदम बढ़िया हूँ। बस तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए तो मेरी जान में जान आ जाए। ये 3 दिन खत्म करवा लेते हैं जल्दी जल्दी समझ के। आवाज स्लो है क्योंकि गुड्डा मैं स्लो बोल रही थी, मैं थोड़ा धीमा बोल रही थी। अब देखो आप, अब आप बताओ, आवाज तो दमदार है ना? आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मिसमैच हो रही हो ना वॉइस तो एक बार बाहर निकल जाया करो, फिर वो करने में हो जाता है। बेटा आज समझना क्या है? एक्ट समझने हैं। क्या समझने हैं बिट्टू? एक्ट समझने हैं, एक्ट, अधिनियम समझने हैं। अंग्रेज बागड़ बिल्ले जब भारत में आए तो इन्हें लगा यार गुरु कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ कानून होने चाहिए जिनसे हम भारत के लोगों को डील करेंगे। कुछ कानून होने चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए और लोगों के लिए भी। तो इन्होंने कुछ एक्ट्स बनाए। ये एक्ट एग्जाम में आते हैं। इनमें से कुछ कुछ चुनी हुई बातें आती हैं कि बताओ ये वाली बात किस एक्ट में कही गई है। तो उतना उतना हमें समझना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, सबको पता है रेगुलेटर क्या होता है? घरों में जिनके सिलेंडर होते हैं वो जानते हैं रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर एक तरीके से नियंत्रण करता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, सबसे पहले यहीं से समझना शुरू करते हैं। आप जानते हो कि 1757 में, इतना तो आपने पढ़ लिया होगा हिस्ट्री में, कि 1757 में एक लड़ाई होती है अंग्रेजों की, प्लासी, बंगाल के गवर्नर से होती है। ठीक है, प्लासी का, जिसे आप बैटल ऑफ प्लासी कहते हो। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, बक्सर का युद्ध होता है। और उसके बाद इन अंग्रेजों को, बागड़ बिल्लों को अधिकार मिल जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्शन का, जिसे बोलते हैं दीवानी। ठीक। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में पहुंची हुई है, घुसी हुई है, अब अधिकार भी मिल गए टैक्स कलेक्शन के। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ऐसे में ना इंसान क्या करने लग जाता है, करप्ट हो जाता है। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब आपके पास ज्यादा पावर होती है ना बिट्टू, तो ये मान लो आप कि बेटा, हाँ बिल्कुल, मेरे स्वेलिंग पैर में आ गई है, अब एड़ी रखी नहीं जा रही है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो ये मान के चलो आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि जहां ज्यादा पावर आएगी ना, और रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं होगा, नियंत्रण करने के लिए कोई नहीं होगा, तो आदमी बोलते हैं ना, सुकरात ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पूर्ण आजादी गधे की आवारागर्दी होगी। अगर आपको केवल और केवल अधिकार ही अधिकार मिले और उसमें कोई चेक न लगा हो, कोई रोकने वाला ना हो, तो बेटा हम गधों की तरह आवारागर्दी, ढैंचू ढैंचू लोटना, किसमें, आराम से रेत में, ये करेंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारे ढैंचू ढैंचू करने पे कोई डंडा लेके आ जाएगा, हमें इस एरिया में ढैंचू ढैंचू करना अलाउ नहीं है, तो नहीं करेंगे बेटा। इसीलिए आपने देखा होगा आपको जितने फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए, मौलिक अधिकार भी दिए गए, उनके साथ एक चेक लगाया गया। हमारे अधिकार वहीं तक हैं जहां तक दूसरे की नाक शुरू नहीं होती। हमारा अधिकार है कि हम अपनी शादी में खूब नाचें। आपका अधिकार है कि आप अपनी शादी में ढोल बजाओ।
नागिन डांस करो, लेट जाओ, सपेरा बन जाओ, नाली में भी गिर जाओ, तुम्हारी अपनी मर्जी, वो तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन बेटा 10 बजे के बाद डीजे बजा तो पुलिस वाले आके बहुत कुटाई करेंगे। ये क्या है? ये है कि थोड़ा सा बैलेंस करना, रेगुलेट करना। तो बस यही बात है कि अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया 1773 से। तो कहानी है, ये सारी कहानियां हैं और कहानियां सुननी है, बहुत मजेदार, मजा सा ही आ जाता है। 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे लाने वाला कौन था? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ये नहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल, बेसिकली इसे जिस वक्त लाया गया उस समय इसकी अनुशंसा करने वाले व्यक्ति का नाम था नॉर्थ। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाए या नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाए, बात एक ही है, या नियामक अधिनियम आ जाए, नियंत्रण करने वाला अधिनियम आ जाए, बात एक ही है। बात क्या है बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर बिल्कुल बेभर्राओं की तरह, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल गंवारों की तरह बिजनेस कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे, उसे पता है इंग्लैंड की सरकार का नियंत्रण तो है नहीं हम पे, तो जो मर्जी आ रही है वो कर रही है। अब ये खबर इंग्लैंड की सरकार तक है, तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया जाए जो भारत में काम कर रही है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सिचुएशन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो ऑडिट दिखा रही है उसमें यह दिखा रही है कि हमें नुकसान हो रहा है भारत में, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, और ब्रिटेन की सरकार से क्या मांगने चली जाती है? लोन मांगने जाती है। ब्रिटेन की सरकार ये कह रही है कि गुरु ये बताओ, अगर तुम्हें बिजनेस करने का एकमात्र, पूरे इंग्लैंड से तुम ही कंपनी हो, पूरे इंग्लैंड से जो वहां बिजनेस कर रही है, तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। अदर कंट्रीज की, अदर यूरोपियन कंट्रीज की कंपनी है, मानते हैं हल्का फुल्का कंपटीशन है, पर इतनी बुरी इकोनॉमिकल सिचुएशन कि तुम्हें बिजनेस करने के बाद तुम टैक्स देना तो छोड़ो, इंग्लैंड के अंदर तुम सरकार से ही क्या मांग रहे हो कि हमें साहब कर्जा दे दो। बोले ये क्या चीज है भाई? तो उन्होंने ऐसे में कंट्रोल करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए कि पहले सिचुएशन देखते हैं क्या है। अब क्या था? कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का 60 लाख पाउंड का कर्जा था। कितना? हाँ, 60 लाख पाउंड का कर्जा था। उसके बाद भी वो 10 लाख पाउंड का कर्ज और मांग रही थी। ठीक, अच्छा, कंपनी को हर साल 4 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार को देने होते थे, क्योंकि आप टैक्स भी तो दोगे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। 4 लाख पाउंड हर साल ब्रिटेन की सरकार को देने होते थे, उससे भी छूट मांग रही थी। यानी 60 लाख का कर्जा पहले से है तुम पे, किसका? ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड का। 10 लाख का कर्जा तुम और मांग रहे हो। भैया विजय माल्या हो रहे थे ये तो, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि साहब जो हमें टैक्स देना पड़ता है इंग्लैंड की गवर्नमेंट को, उसको माफी कर दो। ये प्रपोजल लेकर ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पहुंची है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सरकार के सामने पहुंची है। अब कंपनी के ये कारण क्या है बेटा, ऐसा क्यों हुआ? भैया ये तो, इन्हें तो बल्कि 1764 के बाद दीवानी मिल गई थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से ये टैक्स कलेक्ट करते थे, और जब टैक्स कलेक्ट करेगा आदमी तो उसी पैसे से वो भारत के मार्केट से फ्री में सामान उठाएगा, उसको बाहर बेचेगा, तो बेटा लागत तो लगी नहीं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है ब्रिटेन की गवर्नमेंट के कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर क्या रही है। तो फिर जब जांच की गई तो पता लगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, ये बागड़ बिल्ले पर्सनल बिजनेस करते हैं। पर्सनल बिजनेस कैसे? जैसे सपोज करो कि मैं, सपोज क्या करो, मैं RWA पे टीचर हूं, अब मैं यहां तो क्लास लूं एक। अब एक बात बताओ, मेरे घर में लगा हुआ है बेटा ये सेटअप। अब अंकित भाटी सर मेरे घर तो नहीं आते देखने के लिए कि गार्गी मैम क्या कर रही हैं। अब मैं क्या करूं, यहां तो लूं एक क्लास, कह दूं सर पैरों में स्वेलिंग आ गई है, अरे सर अब नहीं खड़ा हुआ जा रहा, अब तो जीवन ही एकदम ऐसे ही चल रहा है सर। ठीक है, सर ने कहा ठीक है मैम अब एक ही क्लास ले लो, आप कोई दिक्कत नहीं। और मैं अपने ही घर में 2 बैचेस पढ़ाना शुरू कर दूं, या किसी और चैनल को 2 बैचेस पढ़ाना शुरू कर दूं, तो वहां तो मैं मांग रही हूं छूट। अरे सर एड़ी सूझ गई है, खड़ा नहीं रहा जा रहा, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं।
और अपना निजी व्यापार करके मुनाफा कमा रहे हैं। तो यही कर रहे थे ये कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, कि सरकार से कह रहे हैं अरे हम तो घाटे में चल रहे हैं, 60 लाख पाउंड का कर्जा है, 10 लाख पाउंड और दे दो, और जो आपको ब्रिटेन की गवर्नमेंट को हमें 4 लाख रुपए का हर्जाना देना होता है, एक तरीके से टैक्स देना होता है, उसमें माफी कर दो। अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट ये कह रही है तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तो पता लगा कि कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार कर रहे थे, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने की छूट थी। ठीक। दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि भैया आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का मैसूर के साथ युद्ध हुआ था, उसमें हमारा नुकसान हुआ है, और 1770 में भीषण अकाल पड़ा था बंगाल में। बोले इन सब रीजंस की वजह से हमारे साथ ये दिक्कत है कि हमें मुनाफा नहीं हो रहा। तो ऐसे में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ठीक है। और इस रेगुलेटिंग एक्ट को लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया। किसने? इंग्लैंड की सरकार ने। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको क्या देंगे? हम आपको बिल्कुल पैसा देंगे। आप मांग रहे हो 10 लाख पाउंड, हम आपको 14 लाख पाउंड देंगे, वो भी 4% ब्याज की दर पर। ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ इससे? एक तो पैसा तो मिल गया जो ये मांग रहे थे, जितना ऋण मांग रहे थे, ठीक है, वो मिल ही गया, 4% की ब्याज की दर पर भी मिल गया। अब कहा गया कि लेकिन यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसके कर्मचारी निजी व्यापार करते हैं, अकेले बिजनेस करते हैं, और कंपनी का दिखाते हैं घाटा, खुद को इनको फायदा होता जा रहा है। इन्होंने इंग्लैंड में बड़ी बड़ी कोठियां ठोक दी हैं। तो फिर ऐसे में कहा गया कि बंगाल में गवर्नर जनरल बनेगा। बंगाल में कौन बनेगा? पहले गवर्नर हुआ करता था, एक नई पोस्ट जीजी गवर्नर जनरल की इंट्रोड्यूस की गई। क्या कहा गया? बंगाल में बनेगा अब गवर्नर जनरल, और उसके साथ होगी उसकी एक काउंसिल, उसकी परिषद होगी जो नजर रखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। मेरी बात समझ पा रहे हो? पहले हुआ करता था बंगाल में गवर्नर जो देखता था चीजें। अब क्या कह दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कि बंगाल में बनेगा गवर्नर जनरल जीजी, और उसके साथ उसकी मदद करने के लिए काउंसिल, एक परिषद भी होगी जो कि उसको क्या करेगी? सजेशन देगी, और ये मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेंगे। तो भैया ये देखो, उस समय बंगाल में जो पहला जीजी बना, पहला गवर्नर जनरल बना, वो कौन बना बेटा? वॉरेन हेस्टिंग। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। और उसकी काउंसिल में 4 लोग और थे। कभी नाम नहीं पूछा जाएगा, चारों के नाम हटा देना दिमाग से। सिर्फ याद रखना बंगाल में पहला गवर्नर जनरल किस एक्ट से बना? तो 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट से बना। कोई दिक्कत? सॉरी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल, पहला जीजी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। ये केवल निर्णायक वोट दे सकता था। निर्णायक वोट का मतलब जैसे स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का उपसभापति देते हैं, कि जब बराबर की स्थिति होती है तभी वोट देते हैं, तो ये भी यही दे सकता था। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था। निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। 3 लोग अगर किसी फेवर में हैं तो काम हो जाता। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन यहां से, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है। कहां बनता है? कलकत्ता में। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश लेम्स्टर, चैम्बर्स और हाइड थे। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 2 चीजें जो याद रखनी है आपको अभी तक में, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के व्यापारियों को, कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार, पर्सनल बिजनेस करने से मना कर दिया गया। बोले जब ये पर्सनल बिजनेस करते हैं तभी ये घपले करते हैं। और कहा कि अगर कभी भी किसी अधिकारी को या कर्मचारी को किसी भी भारत के व्यक्ति से कोई भेंट या उपहार लेते हुए देख लिया तो फिर मुंडी उड़ा देंगे, तो कोई रिश्वत भी नहीं लोगे तुम। ठीक, आ रही बात समझ में? ये था आपका सबसे पहला एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हर बार हर एग्जाम में पूछी गई हैं। अगर यहां से कुछ पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, लाने वाला, प्रपोजल देने वाला कौन? नॉर्थ। अब क्या प्रपोजल थे भैया इसमें? एक तो ये प्रपोजल था कि कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार नहीं करेंगे।
कंपनी के अधिकारी क्या नहीं करेंगे? नो निजी व्यापार, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा था। नो पर्सनल बिजनेस, नो पर्सनल बिजनेस मेरे साथ साथ बाकी तो कहानी थी, ठीक है, बाकी तो कहानी थी। जो मुख्य प्रावधान है वो ये है, पर्सनल बिजनेस नहीं करेंगे। कंपनी के अधिकारी नो पर्सनल गिफ्ट्स, किसी से गिफ्ट्स नहीं लेंगे, ठीक है। कंपनी के अधिकारी किसी से गिफ्ट नहीं लेंगे। अब बंगाल में कौन सी पोस्ट आ गई? बंगाल में एक पोस्ट आई, किसकी? जीजी होगा, गवर्नर जनरल होगा, और उसकी काउंसिल प्लस उसकी क्या होगी बेटा? काउंसिल होगी। काउंसिल और गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 साल का होगा, और 5 साल के कार्यकाल में जो भी निर्णय होंगे वो बहुमत के आधार पर होंगे। तो पहला जीजी बनता है वॉरेन हेस्टिंग। ये पूछा जाता है कि पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किस अधिनियम से बना, तो तुरंत बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था बिट्टू। और क्या बताएंगे? इसी के बाद कोलकाता में 1774 में क्या बना? सुप्रीम कोर्ट बना। ये 4 चीजें पूछी जाएंगी, बाकी तो कहानी है। कहानी क्या है कि कंपनी पैसा मांग रही थी, 60 लाख पाउंड का पहले से कर्जा, 10 लाख पाउंड और मांग रही, और छूट मांग रही भाई। फिर पैसा तो दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार ने कंट्रोल करा, और ये कंट्रोल इस रूप में दिखाई देता है कि अब कंपनी के अधिकारी कोई निजी व्यापार नहीं करेंगे, किसी से कोई पैसा या गिफ्ट नहीं लेंगे, और अब बंगाल में गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल होगा, उसकी काउंसिल होगी, जो कि सारी बातें ब्रिटेन की सरकार को लिखित में बताएगा, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। बताओ कोई दिक्कत? ठीक, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। ये 4 चीजें रिपीटेड आती हैं। आ जाओ अब बाबू, इसमें कुछ थी गड़बड़ियां। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना गुड्डा, इसमें कुछ थी गड़बड़ियां, तो इसमें अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। अब देखो, इन्हीं चीजों को देखकर हमने भी अपने देश के अंदर जब संविधान बनाया तो उसके अंदर समय समय पे क्या किए? संशोधन किए, समय समय पर उसमें हमने भी अमेंडमेंट किए। तो 1781 में, ज्यादा समय नहीं गुजरा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उसके बाद आप यहां देखते हो कि एग्जैक्ट 8वें साल में 1781 में एक संशोधनात्मक अधिनियम आता है, एक अमेंडेड एक्ट आता है। क्या आता है? अमेंडेड एक्ट आता है। अमेंडेड एक्ट, इसे क्या कहते हैं? बंगाल जुडिशरी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बंगाल जुडिशरी एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या थी? कि सुप्रीम कोर्ट तो बन गया, लेकिन ये नहीं बताया यार कि सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों में फैसले सुना सकता है, उसका अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं था। कौन से कानून होंगे जिनके आधार पर लोगों को न्याय दिया जाएगा? क्या हिंदू कानून होगा, क्या शरिया का कानून होगा, क्या ब्रिटेन का कानून होगा जिसके आधार पर न्याय दिया जाएगा? तो कुछ कमियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए 1781 में बंगाल जुडिशियल यानी कि जुडिशरी में कुछ कमी रह गई, यानी कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना वहां सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीजों में कमी रह गई। तो बंगाल जुडिशियल एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसका मुख्य एम यही था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। अब कमियां क्या थी कि एक तो यही नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कितना है, किस किस एरिया के केसेस को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, किन कानूनों के आधार पर वो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। और फिर पूछा गया कि भैया ये बताओ, क्या यूरोपीय लोगों को भी सजा सुनाने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, क्या उन्हें भी इस कोर्ट में सजा सुनाई जा सकती है, या उन्हें इंग्लैंड के ही कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी उनकी गलती होंगी तो? 1781 का ये जो बंगाल जुडिशियल एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, इसका काम क्या था? इसका काम था कि भैया सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित करना, और कहा गया कि कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू होगा। क्या कहा गया? कि ये एक्ट कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू होगा, और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो भी कानून बनाती है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा निर्मित कानून को
गवर्नर जनरल के पास रिव्यू हेतु नहीं भेजा जाएगा। आप दोबारा उसको गवर्नर जनरल के पास रिव्यू के लिए नहीं भेजोगे, ठीक है। और क्या कहा गया, अब कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अपने प्रशासनिक कार्य के लिए, आप जो भी काम कर रहे हो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देना पड़ेगा। पहली बात तो ये कही कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बना, जिसके हेड एलिजा एम्पे और 3 अन्य मेंबर्स में लिमिंस्टर, चैम्बर्स और हाइड थे, ये जो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, इसका जुरिडिक्शन है कलकत्ता के हर निवासी, चाहे वो यूरोपीय हो, चाहे भारतीय हो, चाहे कोई भी हो। फिर कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई कानून बनाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसे दोबारा रिव्यू के लिए नहीं भेजा जाएगा। और कंपनी के किसी भी अधिकारी को अपने किसी प्रशासनिक निजी काम के लिए तुमने कुछ गड़बड़ी करी, किसी को गोली मार दी है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट में जाना है तुम्हारा मामला। लेकिन तुमने कोई प्रशासनिक कार्य किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया है, तो उसके लिए आपको इसको कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देना। ठीक, इतना समझ में आया। तो कुल मिला के जो कमियां थी 1773 की, उन्हें दूर करने के लिए था, वो कमियां दूर हो गई। पता लग गया कि कितना अधिकार क्षेत्र है, और कर्मचारियों को कह दिया भैया आप अपना प्रशासनिक काम करो, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर आता है दूसरा इंपॉर्टेंट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इसको लाने में किसका हाथ था? पिट्स का हाथ था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु और उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का और अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार और ज्यादा नियंत्रण रख रही है। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंपनी पर दोहरा नियंत्रण कब स्थापित किया गया? बंगाल पर दोहरा नियंत्रण नहीं। एक हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बंगाल पर दोहरा नियंत्रण, द्वैध शासन कब शुरू हुआ? वो अलग मामला है। कंपनी पर दोहरा नियंत्रण ब्रिटेन की सरकार का शुरू होता है पिट्स इंडिया एक्ट से 1784 में। दोहरा नियंत्रण कैसे, डबल कंट्रोल कैसे कर रही है ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर? तो वो किससे कर रही है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। कैसे कर रही है देखो। अब क्या है कि भैया एक तरफ तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जिसकी सदस्यों की संख्या 24, और एक तरफ एक और ग्रुप बनाया गया जिसे बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। सीओडी बोल लो, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आता है, बीओडी भी आता है और बीओसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसकी संख्या 24 थी। और दूसरी तरफ बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में किसको नियुक्त किया जाएगा, कौन कर्मचारी बनेगा, कौन अधिकारी बनेगा, किसका काम होगा स्टैंप लगाने का, किसका काम होगा जहाज पर सामान को पहुंचाने का। जहाज जब यहां से जाएगा यूरोप के किसी देश में सामान भर के, तो किसका काम होगा कि वो उसके साथ जाएगा। तो ये वाले जो काम है कि किसकी नियुक्ति होनी है भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है, किस पद पर होनी है, ये काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसकी संख्या कितनी थी? 24। ठीक, एक और बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही इसका निर्माण किया गया। ये था कि अब क्योंकि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में लड़ाइयां भी तो लड़ रही थी। आप बताओ, क्या आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये सारे युद्ध नहीं लड़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर डचों के साथ, डचों के अलावा पुर्तगालियों के साथ युद्ध नहीं लड़ रही थी? लड़ रही थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक और नियंत्रण करा। क्या कहा कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो ये देखेगा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी किससे युद्ध करती है और किससे दोस्ती करती है। भारत के अंदर राजनीतिक मामले, युद्ध और शांति से संबंधित काम किसका था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। मेरी बात समझ गए ना? ठीक है, मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए ना?
तो जब भी पूछा जाए कंपनी पर दोहरा नियंत्रण किस एक्ट से आया, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है। कंपनी पर दोहरा नियंत्रण किस एक्ट से आया? जवाब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होना चाहिए। अच्छा, लिखने का टाइम दूंगी गौरव, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कपिल कह रहे हैं कि बंगाल पर दोहरा नियंत्रण कब आया था। मैंने आपको क्या कहा, ये हिस्ट्री का टॉपिक है, पढ़ना एक बार अच्छे तरीके से ताकि पता लगे, ठीक है, ताकि पता लगे। देखो एक बार अच्छे से। अब सुनो, अब गौर फरमाने वाली बात एक और है। कंपनी पर दोहरा नियंत्रण यानी एक तो नियुक्ति करने के लिए एक क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, 24 संख्या है, जो कंपनी में सिर्फ नियुक्ति करती है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद बना है, और अब ये डिसाइड करेगा कि कंपनी किसके साथ युद्ध करेगी, किसके साथ शांति का माहौल रखेगी। इसमें कितने मेंबर होते थे? 6 मेंबर होते थे और एक प्रमुख राज्य मंत्री होता था, ठीक है। यानी ये था ओवरऑल 7 मेंबर्स का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक मुख्य राज्य मंत्री और 6 सदस्य होते थे। अब गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के सदस्यों की संख्या पहले जो 4 थी, तो अब उसके काउंसिल की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और मद्रास और बंबई जो अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी, यानी कि मद्रास और बंबई जहां अंग्रेजों का दबदबा था, इन प्रेसिडेंसीज पर के जो भी गवर्नर थे अब वो पूरी तरीके से बंगाल के जीजी के अधीन कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। यहां 3 बातें याद रखनी है, ठीक है, यहां 3 बातें याद रखनी है और बहुत ढंग से याद रखनी है मेरे सोना, जो बहुत बार पूछी गई हैं। पहली चीज कि भैया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ? तो पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी पर दोहरा नियंत्रण। क्या? कंपनी पर ड्यूअल कंट्रोल हो गया, किसका? ब्रिटेन की सरकार का, ठीक। दोहरा नियंत्रण कैसे? एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो कि डिसाइड करते हैं कि कंपनी में किसकी नियुक्ति होगी। कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं, अधिकारियों का अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं कि कौन अपॉइंट होगा। और दूसरी तरफ है बेटा बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ये तक देखेगा अब कि कंपनी के जितने भी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, किससे दोस्ती करेगी, किससे दुश्मनी, किससे शांति करेगी और किससे युद्ध लड़ेगी, ये भी देखेगा। और इस BOC में 1+6 मेंबर हैं, एक तो मुख्य राज्य मंत्री है और 6 अदर मेंबर हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या जो एग्जाम में पूछी जाएगी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य, काउंसिल ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, काउंसिल के सदस्य अब 4 की जगह कितने हो गए? 4 की जगह हो गए बेटा अब 3, ठीक। आ रही बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब जहां पर पैसा भी अंग्रेज कलेक्ट करते थे और एक तरीके से प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी अंग्रेज करते थे। वो कौन सी 3 प्रेसिडेंसी थी, सबको पता होना चाहिए, मेरे साथ बोलेंगे। एक तो थी बंगाल, एक मद्रास, एक बंबई। बंगाल, बंबई, मद्रास। तो कहा गया बंगाल में जो गवर्नर जनरल है, जीजी है, उसके अंडर होंगे मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर, जो कि काम देखते हैं वहां पर। तो क्या कहा गया
कि बंगाल के जीजी, बंगाल के जीजी, जीजी का मतलब समझ रहे हो ना बाबू, समझ रहे हो ना गुड्डा, गवर्नर जनरल के अंडर होंगे, अंडर कौन होंगे, बंबई, बंबई व मद्रास के गवर्नर होंगे, के कौन होंगे, गवर्नर होंगे। कोई दिक्कत सोना, ये इंपॉर्टेंट बात बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है, ये इतना समझना है मेरा बच्चा, ठीक। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करें, देखें कितना याद है दिमाग में बिट्टू। तो सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बात यह है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा बदतमीजी पे उतर रखी है, इंग्लैंड की सरकार को पागल बना रही है और पैसा मांग रही है बहुत ज्यादा। तो इंग्लैंड की सरकार ने कहा पैसा तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंट्रोल लेंगे साहब। तो कंट्रोल आता है, तो 1773 के नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से, यह नियामक अधिनियम के बाद से, कंपनी के अधिकारी अब निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते थे, भारत में किसी भी व्यक्ति से कोई तोहफा, किसी भी तरीके की रिश्वत नहीं ले सकते थे। और इसी के बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और यही वो समय है जब भारत के अंदर, बंगाल के अंदर गवर्नर की पोस्ट को गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दिया जाता है और उसकी काउंसिल दे दी जाती है, जिस काउंसिल में 4 सदस्य थे, और सबसे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग। ये था बेटा 1773 का, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई वो चारों पूछी जाती हैं एग्जाम में। फिर बेटा यहां कुछ गलती रह गई, इसीलिए 1781 में एक एक्ट आता है जिसे बोलते हैं बंगाल जुडिशियल एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहते हैं, बंगाल जुडिशियल, हाँ 1773 में आया था पूनम, ठीक है, बंगाल जुडिशियल एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इस बंगाल जुडिशियल एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने कहा कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट बना के बैठे हो 1774 में आप, इसका जुरिडिक्शन क्या है, क्या पूरे भारत के लोगों पर सुनवाई करेगा। तो रिजल्ट निकल के आया कि नहीं, केवल कलकत्ता के अंदर रहने वाले यूरोपीय हो या भारतीय हो, उन सब पर कंट्रोल करेगा। और कहा गया कि अब जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होंगे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं देना होगा, और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई निर्णय देती है तो उसे दोबारा रिव्यू के लिए गवर्नर जनरल के पास नहीं भेजा जाएगा। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट। अब अंग्रेज सरकार दोहरा नियंत्रण चाहती है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जिससे भी मर्जी आ रही है लड़ ले रही है, फिर कह रही पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो तुम लड़ काहे रहे हो, पैसा नहीं है तो लड़ काहे रहे हो, पैसा नहीं है तो पैसा बचाओ ना, बिजनेस करने का बिजनेस करो, काहे लड़ रहे हो, किससे दोस्ती रखोगे, किससे दुश्मनी करोगे, कौन सा युद्ध करोगे, ये भी डिसाइड करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी में किसकी नियुक्ति होनी है ये देखता है। इसी पिट्स इंडिया एक्ट से एक तो दोहरा नियंत्रण स्थापित हो रहा है, दूसरी बात ये हो रही है कि इसी पिट्स इंडिया एक्ट से गवर्नर जनरल के काउंसिल की सदस्य संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई है, 3 कर दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बंगाल के गवर्नर जनरल जीजी की औकात इतनी बढ़ा दी गई है कि कह दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर होंगे मद्रास और बंबई के गवर्नर्स। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक समझ में आई, ठीक है। चलिए बेटा, अपनी मर्जी से आप पैसे नहीं छाप सकते, पैसा फिर नोट के से ज्यादा की औकात नहीं है। अगर आपने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो जर्मनी में इतना बुरा वक्त आया था, जर्मनी में रिसेशन, जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आता है 1929 के बाद, और जर्मनी पे कब्जा है और कर्जा भी है, जर्मनी पे कर्जा है फ्रांस का, फ्रांस भरी सभा में जो बेइज्जती कर रहा है जर्मनी की, जरा पैसा लूंगा, और जर्मनी के जो सबसे ज्यादा रिच रिसोर्स एरिया है उनको कंट्रोल करके बैठा है फ्रांस। तो ऐसे में ना जर्मनी ने कहा ठीक है, पैसे लेगा, ज्यादा बोलता है, जर्मनी ने दे दनादन करेंसी छापी। बेटा मार्केट में सामान लिमिटेड होता है,
करेंसी उसी हिसाब से छापी जाती है जितना मार्केट में प्रोडक्ट है, वरना उसकी वैल्यू नोट से ज्यादा नहीं है। सिचुएशन क्या आ जाती है, इतनी करेंसी छप गई कि 2 बैग भर के आदमी ब्रेड लेने जा रहा है। पाकिस्तान के क्या हालात हैं, पाकिस्तान में भी यही सिचुएशन है, इन्फ्लेशन। आपकी करेंसी की वैल्यू ही गिर गई है, और इतनी गिर गई है कि वहां आप सोचो यार, 3,000 रुपए में 1 किलो आटा, कितना अजीब लगता है भारत में। अगर आप ये सुनो कि 3,000 रुपए में 1 किलो आटा, तो आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया कि ज्यादा छाप दिया गया है, लेकिन उतना सामान नहीं है, इसलिए इतना छापते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए गरीब है देश तो वो गरीब रहेगा, ठीक है, अपनी नीतियों के चलते। कह रहा है कि नोट तो हम ही छापते हैं, कितना भी छाप सकते हैं, ऐसे थोड़ी ना छाप देंगे, जितनी रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से, कि वो मीडियम है रिसोर्सेज खरीदने का। अब आ जाओ, अब ध्यान से सुनेंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, इस पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ गड़बड़ी है, तो 1786 में इसका भी संशोधनात्मक अधिनियम यानी अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है। इस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस जो हैं, कॉर्नवालिस, उनको बंगाल का गवर्नर बनाने हेतु लाया गया। कॉर्नवालिस कौन बने, कॉर्नवालिस बंगाल के क्या बने, 1786 में बंगाल के गवर्नर बनते हैं, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। कॉर्नवालिस को वीटो पावर दी गई। वीटो पावर आप जानते हो, वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं। वीटो का मतलब क्या होता है, मैं मना करता हूं। अब आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूं, मैं किसी भी चीज के लिए मना करता हूं, ये होता है वीटो। तो कॉर्नवालिस को वीटो पावर दी गई, कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। 1786 का ये जो आपका एक्ट है, गवर्नर क्यों बनाया, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल, जीजी बना है, पूरा जीजी बना है कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, कारण क्या है, क्योंकि बहुत लड़ाइयां होती हैं गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में। काउंसिल जो है वो जूते मारने को तैयार हो जाती है गवर्नर जनरल को, सुनती ही नहीं है उसकी बात को। तो ऐसे में कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया जाता है बंगाल का, और कहा जाता है कि भैया जो गवर्नर जनरल होगा वो, उसके पास वीटो पावर होगी, वो किसी भी डिसीजन को मना कर सकता है। कॉर्नवालिस को जीजी बनाने के साथ मुख्य सेनापति भी बनाया गया, दोनों चीजें, ठीक। आ रही बात समझ में, हाँ ठीक, ये पूरी दोनों चीजें करी गई, ठीक। थोड़ा सा पूछा जाता है, उसमें से कभी नहीं पूछा। अब आओ, इतना सिर्फ समझना है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। अब ध्यान से सुनना है, 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब होता है एक तरीके का परमिशन लेटर, अधिकार पत्र। क्या होता है, परमिशन लेटर, एक तरीके का। चार्टर एक्ट क्या है, एक तरीके का परमिशन लेटर है। अभी तक जो तुम्हें याद रखनी है, एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 में बंगाल जुडिशियल एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है 1793 में चार्टर एक्ट मिलता है, अधिकार पत्र मिलता है। ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया, 20 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एक चार्टर दिया, इसीलिए इसे 1793 का चार्टर या अधिकार पत्र कहा जाता है। ये चार्टर एक्ट 20-20 साल के लिए आएंगे। तो 1793 के बाद अब आप इसे कब देखोगे, 1813 में देखोगे चार्टर एक्ट को। तो ध्यान से सुनेंगे, 1793 में ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए भारत में व्यापार करने के लिए एक चार्टर एक्ट दिया। कॉर्नवालिस को, ये किसको दिया गया, कॉर्नवालिस को दिया गया, क्योंकि कॉर्नवालिस उस समय क्या है, भारत के अंदर गवर्नर जनरल है, बंगाल के अंदर गवर्नर जनरल है। कॉर्नवालिस को दिया गया वीटो पावर, और इसके अलावा बंगाल, सॉरी मद्रास और मुंबई के भी, इन दोनों प्रेसिडेंसीज के भी जो गवर्नर थे उन्हें भी वीटो पावर दी गई, क्योंकि इन्होंने कहा कि कॉर्नवालिस के पास जो वीटो पावर है उसके मुकाबले हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हमें तो बंगाल के गवर्नर जनरल की सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो लड़ाइयां शुरू हो गई थी।
तो इसीलिए 1793 में ये डिस्कशन किया गया कि बंबई और मद्रास के गवर्नर को भी वीटो पावर दी जाएगी, जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को है। वीटो पावर क्या है? विशेष अवस्था में अपनी ही परिषद के निर्णय को आप रद्द कर सकते हो, ठीक है। अब जो मुख्य सेनापति होता था वो खुद ही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य नहीं बन सकता था, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका मेंबर नहीं होगा। कौन? जो कि मुख्य सेनापति है, वो नहीं बनेगा। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसीज के लिए कानून बनाने का काम बंगाल प्रेसिडेंसी करेगी, और खुद मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी इन कानूनों को लागू करेंगी। कुल मिलाकर ये 1793 का चार्टर एक्ट जो लाया गया, इसका एक मेन बेसिक रीजन था कि बंगाल और मद्रास के अंदर जो गवर्नर थे इन प्रेसिडेंसीज में, उनको भी थोड़ी पावर देना। तो कहा गया कि भैया कानून तो तुम्हारे लिए बनेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल के माध्यम से, लेकिन उन्हें तुम लागू करोगे और तुम क्या करने का अधिकार रखते हो? जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल के पास अधिकार है वीटो का रद्द करने का, तुम्हारे पास भी अधिकार रहेगा, ठीक। और 20 साल के लिए भारत में आप व्यापार कर पाओगे। क्लियर हुआ? अब आती है 1813 में बात। तो 1813 में यानी 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट मिलता है कंपनी को। एक साथ कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार नहीं था, लेकिन 20-20 साल के लिए ब्रिटेन की संसद अलाउ करती थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि बिजनेस कर लो भारत के साथ, और ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं जाएगी। तो 1813 में क्या हुआ? कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अकेली छूट नहीं दी गई। 1813 में पहली बार कहा गया कि इंग्लैंड का कोई भी गोरा आदमी भारत में आकर पर्सनल बिजनेस कर सकता है, अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस नहीं करेगी। 1813 तक आते आते ब्रिटेन को समझ में आ गया है, ब्रिटेन के अमीरों को समझ में आ गया है कि भारत में बहुत पैसा है रे बाबा, तो अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी पैसे वाले क्यों बन रहे हैं? पूरे इंग्लैंड के बिजनेसमैनों के लिए भारत खोल दो। तो ब्रिटेन की संसद ने 1813 का जो चार्टर एक्ट दिया, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया कि अब तुम्हारे अलावा आपका जो व्यापारिक मोनोपोली है, कंपनी की जो भारत में मोनोपोली है, वो खत्म कर दी गई। और कहा क्या गया कि भारत में अब कोई भी ब्रिटिश बिजनेस कर सकता है, कोई भी क्या कर सकता है? ब्रिटिश बिजनेस कर सकता है। ठीक। तो 1813 में मोनोपोली खत्म, लेकिन इसे बोलते हैं चाची। क्या बोलते हैं? चाची। कहा कि चीन के साथ चाय का व्यापार केवल कंपनी करेगी। चाची, चीन के साथ चाय का व्यापार का अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। और कहा 1813 में कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ईसाई मिशनरीज भारत में आएंगे, ये छूट भी दे दी गई। और कहा कि अब हम भारतीयों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इन्हें सभ्य बनाएंगे। और सभ्य बनाने के चक्कर में भारत में ये कहा कि 1 लाख रुपए हम खर्च किया करेंगे भारत के लोगों की एजुकेशन पर। अब 1813 से बुद्धि देखो इनकी। 1813 से कंपनी, ब्रिटेन की सरकार ने व्यापारिक मुनाफे के साथ साथ भारत की सोच पर हमला करना शुरू किया। अब बिजनेस करने कोई भी आ सकता है, इंग्लैंड से कोई भी आ रहा है, यहाँ बूट में आया, अंग्रेज बागड़ बिल्ला। हम देख के क्या कह रहे हैं? वाह, कितनी गोरी महिलाएं होती हैं इनकी, कितनी आजादी है इनकी, क्या बढ़िया मामला है इनका, क्या लाइफ है इनकी। हम धोती कुर्ता छोड़ के पैंट शर्ट में उतर रहे हैं इन्हें देख के। कंपनी को अधिकार है केवल चीन के साथ चाय का व्यापार करेगी, वहां ब्रिटेन का कोई आदमी नहीं। अभी हमारी सोच पर, हमारे धर्म पर क्या कर रहे हैं? वार करना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि
इन्हें बताओ इंडियंस को ईसाई धर्म भी कुछ है। ईसाई मिशनरीज भारत में आने लगे, कहने लगे जीसस इज हियर फॉर यू, योर ऑल द सफरिंग। भारत जिसके अंदर जातिगत मामला बहुत बुरी हालत में था, छूत था, ये जा रहे हैं कहाँ? उन्हीं SC ST के लोगों के पास। उनको जाके कह रहे हैं, ओ माय चाइल्ड यू आर इन द पेन बट देयर इज अ गॉड। तुरंत कन्वर्जन शुरू हो जाता है भारत में। 1813 से ईसाई मिशनरीज का भारत में आगमन, कन्वर्जन शुरू। भारत के लोगों को बताया जा रहा है कि हमारा धर्म नहीं है, जो ऊपर बहुत है। यूरोप को देखो आगे क्यों बढ़ गया? बिकॉज जीसस इज देयर। धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। तुम गुलाम हो, तुम बाकी छोटे मोटे भगवान जियों को मानते हो। और कहा कि अब इंडिया के अंदर हम शैक्षणिक सुधार करेंगे। हमारी गुरुकुल सिचुएशन की बैंड बजा के रख दी। और क्या कहा? अब हम 1 लाख रुपए खर्च करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। ऐसे व्यक्ति पैदा करेंगे जो सोचने में अंग्रेज हों, केवल कलर में भारतीय हों। टाइम टेबल बनने लगा, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे, पासिंग सिस्टम लाया गया कि इतने नंबर पे पास, इतने नंबर पर फेल, पेपर होने लगे। ये सारा मामला यहां से शुरू हो रहा है 1813 से। 1793 का चार्टर एक्ट याद रहेगा। बंगाल और मद्रास के गवर्नर्स को कहा गया कि आपको भी वीटो पावर देते हैं, लेकिन कानून बनेंगे बंगाल की प्रेसिडेंसी में जिन्हें आप फॉलो करोगे। ये इंपॉर्टेंट है 1793 के चार्टर एक्ट में। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट था कि व्यापारिक मोनोपोली खत्म। केवल चाची चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरीज भी आए और भारत के एजुकेशन सिस्टम की बैंड बजाने की भी तैयारी हो गई। 1833, 20 साल बाद फिर एक चार्टर एक्ट पास करते हैं। कौन? ब्रिटेन की संसद। 1833 में क्या करती है? अब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी कि अब तुम्हारी किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जिनके कंपनी में पैसे हैं, उनको हानि नहीं हो, इसलिए कहा गया कि कंपनी जो भी कमा रही है उसका 10.5% कंपनी के शेयर होल्डर को देगी और कंपनी पर टोटल कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर टोटल कंट्रोल ब्रिटेन की संसद का हो गया। और कहा गया ये लाभांश, ये परसेंटेज तब तक दिया जाएगा जब तक कि क्राउन समस्त पूंजी स्टॉक को, यानी जब तक ब्रिटेन की संसद यानी ब्रिटेन का राजा पूरे के पूरे पूंजी स्टॉक को 200% के मूल्य पर ना खरीद ले। अब इसी एक्ट से 1833 का चार्टर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। और 1833 का एक्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और कहा गया कि कंपनी का पूरी तरह व्यापारिक एकाधिकार खत्म, शेयर होल्डर्स को नुकसान न हो, इसलिए 10.5% का बेनिफिट दिया जाएगा। तब तक दिया जाएगा जब तक कि ब्रिटिश क्राउन पूरी पूंजी स्टॉक को 200% की खरीद पर न खरीद ले। अब गौर फरमाने वाली चीज जो यहां तक मैं आपको समझाना चाहती हूं वो आपको दिमाग में बैठानी है। यहां लिखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, ये कहानी बहुत ध्यान से समझना, बस यहीं खत्म करूंगी आज। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या करा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। समझ रहे हो ना? बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला बंगाल का गवर्नर, केवल गवर्नर कौन था पहला? तो हमेशा याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो जो लास्ट गवर्नर था बंगाल का, वही तो पहला जीजी बनेगा, वही तो पहला जीजी बनेगा, ऐसे समझो।
ऐसे समझो कि एक दिन एक कानून आए, कानून ये आए कि आपको आज से अपने टीचर्स को, फीमेल टीचर्स को मैम नहीं बोलना, दीदी बोलना है, दीदू बोलना है, दीदी बोलो, दीदू बोलो, मैम नहीं बोलना। तो क्या हुआ, और पूरे यूट्यूब पे केवल मैं ही पढ़ा रही हूं, मैं ही अकेली फीमेल टीचर हूं। तो पहली मैडम कौन थी? पहली मैडम मैं थी। लेकिन ये जब एक्ट आया तब पूरे यूट्यूब पे अकेली मैं पढ़ा रही थी। तो पूछा जाए लास्ट मैडम कौन थी जिसे मैडम नाम से बुलाया गया? बोले गार्गी। और पहली दीदी कौन बनी? तो वो भी गार्गी बनी, क्योंकि जिस दिन एक्ट आया उसके बाद से, उसके नेक्स्ट डे से इन्हें दीदी कहना शुरू कर दिया। तो बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। और लास्ट गवर्नर जब वॉरेन हेस्टिंग था, उसी समय पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। तो बंगाल का पहला जीजी कौन बनेगा? यही बागड़ बिल्ला बनेगा। कौन बनेगा? यही बागड़ बिल्ला बनेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले ये व्यक्ति हैं, ठीक, वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट। लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहे बंगाल के? विलियम बेंटिक। कौन रहे? विलियम बेंटिक। और आप अच्छी तरीके से जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो कि 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बना? विलियम बेंटिक बना। कौन बना? विलियम बेंटिक। कौन बना? विलियम बेंटिक। और उसके बाद आएगा बेटा भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1858, 1857 की क्रांति के बाद। और तब जो भारत का गवर्नर जनरल था लास्ट, वो था कैनिंग। और फिर भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म हो जाएगी 1858 में, और वाइसराय की पोस्ट बन जाएगी। तो भारत का पहला वाइसराय कौन बनता है? कैनिंग बनता है। लास्ट कौन बनता है? माउंटबेटन। फिर भारत आजाद होगा तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन बनता है, और अंतिम सी राजगोपालाचारी बनते हैं। और यहां एक चीज और लिखना, एक चीज और लिखना, स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी क्या थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट भारतीय इंडियन थे, गवर्नर जनरल थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अंग्रेज जब भारत में आए तो पहले बंगाल का 1764 के बाद बंगाल के अंदर गवर्नर था। पहला गवर्नर कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कहा जाता है कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। तो उस समय गवर्नर था कौन? वॉरेन हेस्टिंग। तो वही बनता है भारत के अंदर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। उसी के समय पे 1833 का चार्टर एक्ट आता है और कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो। तो विलियम बेंटिक ही पहला गवर्नर जनरल बनता है पूरे भारत का। फिर लास्ट चलता है कैनिंग। उसके समय पे 1857 की क्रांति होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर टोटली कंट्रोल ब्रिटेन की संसद का हो जाता है, और भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। तो कैनिंग जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, उसे ही भारत का पहला वाइसराय बना दिया जाता है, और वो भारत का पहला वाइसराय बनता है कैनिंग। लास्ट कौन बनता है? माउंटबेटन। भारत आजाद होता है, उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाई जाती है। तो पहला स्वतंत्र भारत का पहला आपका गवर्नर जनरल कौन है? माउंटबेटन है। माउंटबेटन चला जाता है। फिर अंतिम कौन है? सी राजगोपालाचारी, और वो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना याद रखना। 1853 का चार्टर एक्ट और समझ लो, या फिर आज के लिए इतना ही रहने दो, है ना, इतना ही रहने दो।
आज के लिए इतना ही रहने दो। 1853 का चार्टर एक्ट कल समझेंगे। चार्टर एक्ट 20-20 साल के लिए हैं। मैंने सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे कहानी की तरह बताई हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखनी है। अब कल बताऊंगी यहां से 1853 के चार्टर एक्ट से, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा है 1853 का चार्टर एक्ट, और फिर भारत को आज़ाद करवाएंगे। भारत को आज़ाद नहीं कराएंगे, पहला स्वतंत्रता संग्राम कराएंगे, उसके बाद भारत के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देख, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। हाँ, पूरा नाम अब बेटा आप लॉर्ड लगाओ या जो लगाना चाहो, कैनिंग, मैं तो कैनिंग ही बोलूँगी, ठीक है। ठीक है, कल करेंगे।